जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है सेल बायोलॉजी, जो कि सेंटर के एग्जाम हो या स्टेट के एग्जाम हो, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से पूछे ही जाते हैं। तो मेरे साथियों, आज का सेशन सेल बायोलॉजी से संबंधित रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो मेरे साथियों, जो साथी नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों, हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। कोशिका कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। सभी जीवधारी एक या अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। 2 नंबर पॉइंट है कोशिका का इतिहास। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका शब्द का प्रयोग किया। जब उन्होंने कोर की पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा, तब उसे ये कोशिका मिली। एंटोनी लुवेनहोक ने 1674 में पहली बार जीवित कोशिकाओं का अवलोकन किया था। कोशिका सिद्धांत। मेरे साथियों, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व सवान नामक वैज्ञानिकों ने। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं? सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। नई कोशिकाएं केवल पूर्व मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्वान और स्लाइडेन ने किया था। कोशिका के प्रकार। मेरे साथियों, कोशिका 2 प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इसमें नाभिक का अभाव होता है। इनमें जीनोम में एकल गोलाकार डीएनए होता है। इन कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। दूसरी आती है यूकैरियोटिक कोशिका। इनमें सुस्पष्ट नाभिक और झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं। इनका जीनोम रैखिक डीएनए में संगठित होता है। उदाहरण के तौर पर पौधों और जंतुओं की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। मेरे साथियों, कोशिका संरचना में एक होती है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये कोशिका को घेरती है और इसके अंदर बाहर पदार्थों के नियंत्रित परिवहन का कार्य करती है। यह लिपिड द्विस्तर से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, यानी प्रोटीन धसे होते हैं। यह चयनात्मक पारगम्यता दिखाती है। कोशिका संरचना में दूसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल बोला जाता है। यह पौधों, कवकों और कुछ प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती हैं। सेलुलोज से जो बनी होती हैं वो मुख्यतः पौधों में पाई जाती हैं और कोशिका को कठोरता और आकार प्रदान करती है। कोशिका संरचना में तीसरा पॉइंट है नाभिक। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है। नाभिक के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जहां राइबोसोम का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह एटीपी उत्पादन करता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें अपना डीएनए होता है और यह स्वायत्तता से विभाजित हो सकता है। अगला पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। यह पौधों और कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसमें भी अपना डीएनए होता है। अगला पॉइंट है राइबोसोम। यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में मुक्त या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःपर्दवी जालिका भी बोला जाता है। ये कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं और यह लिपिड संश्लेषण और विषहरण में सहायक होता है। अगला पॉइंट है गोल्जी बॉडी। यह प्रोटीन और लिपिड का संशोधन,
पैकेजिंग और वितरण करता है। ये छोटे वेसिकल्स के रूप में पदार्थों को कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। यह कोशिका का सफाई कर्मी है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो अनावश्यक पदार्थों और मर्त कोशिका अंगों को विघटित करते रहते हैं। अगला पॉइंट है साइटोप्लाज्म। यह कोशिका का अर्धद्रव्य होता है जिसमें सभी अंगक स्थित होते हैं। इसमें पानी, लवण और जैविक अणु होते हैं। अगला पॉइंट है कोशिका चक्कर, जिसे सेल साइकिल भी बोला जाता है। कोशिका चक्कर कोशिका के विभाजन और वृद्धि का चक्कर है। इसमें मुख्य 4 चरण होते हैं। अब ये 4 चरण कौन कौन से हैं? एक होता है जीवन चरण। कोशिका की वृद्धि और जैविक अणुओं का संश्लेषण जीवन फेज में होता है। एक होता है एस चरण, डीएनए की प्रतिकृति यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन एस चरण में होती है। G2 चरण कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है और M चरण में माइटोसिस या मीजोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है। अब अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस। यह समसूत्री विभाजन है जिसमें एक कोशिका से 2 समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? इंटरफेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होते हैं। एक होता है मेजोसिस। यह अर्धसूत्री विभाजन है जिसमें एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें प्रत्येक का क्रोमोसोम आधा होता है। यह जनन कोशिकाओं में होता है और यौन प्रजनन में महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर होता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है। एटीपी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कोशिका में विभिन्न जैविक कार्यों को संपन्न करता है। अगला पॉइंट है कोशिका के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल। ऊर्जा उत्पादन और उपयोग। कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करती है और उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करती है। प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं का संश्लेषण। कोशिका प्रोटीन, एंजाइम और अन्य अणुओं का संश्लेषण भी करती है। आनुवंशिक जानकारी का संग्रहण और संचरण। नाभिक में डीएनए के रूप में आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है और संचार और परिवहन। कोशिका अपने आसपास की कोशिकाओं और वातावरण से संवाद करती है और पदार्थों का परिवहन करती है। अगला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी में कोशिका की क्या भूमिका है? तो मेरे साथियों डीएनए क्लोनिंग। कोशिका में विशेष जीन को क्लोन करके प्रोटीन उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? इन्हें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित किया जा सकता है और चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। जीन थेरेपी क्या होती है? कोशिका में दोषपूर्ण जीन को बदलकर बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब मेरे साथियों हम सेल बायोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो मेरे साथियों पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिकाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी कोशिकाओं में नाभिक होता है, सभी कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर है सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो मेरे साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम भी पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण करता है, या फिर यह डीएनए का पुनरुत्पादन करता है, यह ऊर्जा का उत्पादन करता है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो मेरे साथियों क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो मेरे साथियों उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका चक्र का कौन सा चरण डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है? तो मेरे साथियों डीएनए की प्रतिकृति एस चरण में होती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस चरण। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरे साथियों, लाइसोसोम जिसे सफाई कर्मी भी बोला जाता है, और इसका कार्य क्या होता है? पाचक एंजाइम का भंडारण और कार्यान्वयन करना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अंग राइबोसोम संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो मेरे साथियों, राइबोसोम का संश्लेषण केंद्रिका में होता है, जिसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो मेरे साथियों, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन मीजोसिस का चरण है? तो मेरे साथियों, अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा चरण है? तो ये सभी चरण अर्धसूत्री विभाजन के होते हैं। प्रोपेज फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है, और मेटाफेज सेकंड भी होता है, तो इसके सभी उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन सा अंग जुड़ा होता है? तो मेरे साथियों, जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है उसके साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका में डीएनए किस अंगक में पाया जाता है? तो मेरे साथियों, कोशिका में डीएनए किस अंगक में पाया जाता है? एक तो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया उत्तर सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का मॉडल क्या कहलाता है? तो मेरे साथियों, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का मॉडल क्या कहलाता है? तो इसे तरल मोजेक मॉडल कहते हैं। यह मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन सा अंग कोशिका का स्वच्छता कर्मचारी कहा जाता है? तो मेरे साथियों, ये कहलाता है लाइसोसोम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। 40 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम किस चरण में प्लेट के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो मेरे साथियों, प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं मेटाफेज में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग करता है? तो मेरे साथियों, ये पैकेजिंग करता है गोल्जी बॉडी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी बॉडी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए न्यूक्लियोइड में पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण माइटोसिस में नहीं आता है? तो मेरे साथियों, माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन बोला जाता है, इंटरफेज इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? मेरे साथियों, जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है उसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं, और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पौधों में पाया जाता है? तो मेरे साथियों, केवल पौधों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के किस चरण में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं? तो मेरे साथियों, किस चरण में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं? तो मेरे साथियों, वो एनाफेज में अलग होते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहा जाता है? तो मेरे साथियों, सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंगक में डबल झिल्ली पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन किस अंगक में पाई जाती है? तो मेरे साथियों, ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित होती है? तो मेरे साथियों, आनुवांशिक जानकारी किसमें संग्रहित होती है? तो ये नाभिक में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? तो मेरे साथियों, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है राइबोसोम। 25 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में जल और अन्य खनिजों का संचरण किसके द्वारा होता है? तो मेरे साथियों, पौधों में जल और अन्य खनिज लवणों का संचरण जाइलम के द्वारा होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, राइबोसोम मुख्य रूप से किस अंगक से जुड़े होते हैं? तो मेरे साथियों, राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग अंगक में क्रिस्टे पाई जाती है? तो मेरे साथियों, क्रिस्टे किस अंगक में पाई जाती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस अंग में कोशिका के भीतर वसा का संश्लेषण होता है? तो मेरे साथियों, वसा का संश्लेषण चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसमें वसा का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचन एंजाइमों का भंडारण करता है? तो मेरे साथियों, पाचक एंजाइमों का भंडारण लाइसोसोम करता है, जिसे सुसाइड बेक भी बोला जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका की विशेषता कौन कौन सी है? तो मेरे साथियों, पौधों की कोशिका की विशेषता कौन सी होती है? क्योंकि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस अंग का कार्य कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंतु स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है? तो मेरे साथियों, कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रियोल, जिसे तारककाय बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियोइड में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग प्रोटीन का पैकेजिंग और वितरण करता है? तो ये करता है गोल्जी बॉडी। एंजाइम के संश्लेषण के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार है? तो मेरे साथियों, एंजाइम के संश्लेषण के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक हैं? तो मेरे साथियों, पौधों की कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो सेलुलोज, क्योंकि पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में द्विस्तरीय संरचना किससे बनी होती है? तो ये लिपिड की बनी होती है तथा बीच में प्रोटीन धसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है? तो मेरे साथियों, एस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है। किस कोशिका अंग को प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहा जाता है? ये कहा जाता है राइबोसोम को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका अंग का कार्य वसा लिपिड का संश्लेषण और भंडारण करना है? तो मेरे साथियों, ये करती है स्मूथ ईआर, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा चक्कर होता है? तो ये क्रेब्स चक्कर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? तो मेरे साथियों, सुसाइड बेक किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम, जो कि ऑटोलाइस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनेल का संबंध प्रकाश संश्लेषण से होता है? मेरे साथियों, किस अंग का संबंध प्रकाश संश्लेषण से होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट से होता है। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। किस कोशिका अंग का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है? तो मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण किसका है? तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है? तो मेरे साथियों, डीएनए की प्रतिकृति होती है ये नाभिक में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सेल झिल्ली का संरचनात्मक घटक है? तो मेरे साथियों, संरचनात्मक घटक कौन सा है? लिपिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो मेरे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंगक उत्तरदायी है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। राइबोसोम मुख्य रूप से किस अंगक से जुड़े होते हैं? तो मेरे साथियों, ये जुड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सा चक्कर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सा चक्कर होता है? तो केल्विन चक्कर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइसोसोम में झिल्ली का टूटना किस प्रक्रिया का संकेत होता है? तो लाइसोसोम की झिल्ली का टूटना, तो ये हो जाएगा आत्महत्या, क्योंकि लाइसोसोम को सुसाइड बेक बोला जाता है, ऑटोलाइसिस बोला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर देना। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।